फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इसके पहले की क्लासेस है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखी है। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखी तो एक बार जा करके देख लीजिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। हमें निगेटिव ऑप्शन को यहाँ पर बताना है। विकास एक क्रम अनुसार होने वाली प्रक्रिया है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया कि विकास क्या है, क्रमिक प्रक्रिया, एक ऑर्डर में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है। पहले आपकी शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्कतावस्था, है ना। तो विकास क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है, क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये क्या होता है, ये विकास का सिद्धांत होता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, ये बात क्या है आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही क्या है, विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास की क्या होती है, दिशा होती है ना। दो कौन कौन सी दिशा होती है, मैंने आप लोगों को दो यहाँ पर बताया, एक सेफ्लोकॉर्डल होती है, एक आपका प्रोक्सिमल डिस्टल होती है। सेफ्लोकॉर्डल यानी शीर्षगामी, ठीक है, जिसमें कि बच्चा का जो विकास होता है वो कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है ना। शीर्षगामी जो विकास का सिद्धांत है वो क्या कहता है, बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। और जो प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत है यानी अधोगामी सिद्धांत है वो क्या कहता है आपका, कि विकास सेंटर से बाहर की तरफ होता है, सेंटर टू पेरिफेरा होता है ना। यानी पहले कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी जो है उसका विकास होगा, उसके बाद में उसके हृदय का विकास होगा, फिर उसके बाद में जो बाकी के अंग है उनका विकास है। तो विकास की क्या होती है, दिशा होती है ना। बट यहाँ पर दे रखा है विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर निगेटिव ऑप्शन पूछ रखा था, है ना। अब थर्ड क्या दे रखा है, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसको भी मैंने आप लोगों को बताया, विकास क्या है, कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल है, कुछ हद तक हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो ये भी बात आपकी सही है, तो ये भी नहीं होगा। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। हमने आप लोगों को बताया कि विकास क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है ना। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, क्योंकि हमसे निगेटिव ऑप्शन जो है पूछ रखा था। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जीन प्याजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। संवेदीय चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, है ना। अब देखिए, जो जीन प्याजे है जिन्होंने की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, ये क्या कहते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो कैसे होता है, स्टेजेस में होता है ना। इन्होंने स्टेज की बात की, अवस्थाओं की बात की, और कितने स्टेज इन्होंने बताई, 4 जो इन्होंने अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी, आपका पहला सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीय गामक अवस्था कह लीजिए, इंद्रिय गामक अवस्था कह लीजिए। बेसिकली हिंदी में कई नाम आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है ना। और दूसरी स्टेज कौन सी है इनकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है। और जो तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 11 साल का होता है। और इनकी लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि बच्चा 11 एवं होता है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है, जीन प्याजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन, जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो बच्चा किस स्टेज में कर लेता है, प्याजे की थर्ड स्टेज में, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कर लेता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बच्चा क्या कर लेता है, सीरिएशन कर लेता है ना, चीज़ों को एक क्रम में लगा लेता है, एक सीक्वेंस में लगा लेता है, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन कर लेता है, ठीक है, और कंजर्वेशन कर लेता है, संरक्षण कर लेता है। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया सीक्वेंस में चीज़ों को एक ऑर्डर में लगा लेता है ना। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्याजे के बारे में आपसे पूछे, प्याजे की थर्ड स्टेज में, यानी जब बच्चा 7 से 11 साल का होगा तो वो 3 से 4 चीज़ें कर लेगा। पहली तो आपका क्लासिफिकेशन कर लेगा, चीज़ों को वर्गीकृत कर लेगा, उसके बाद में संरक्षण कर लेगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ क्या कर लेगा, चीज़ों को सिक्वेंस, एक ऑर्डर में, व्यवस्थित क्रम में जो है लगा पाएगा। और लॉजिकल थिंकिंग भी बच्चे का इसी स्टेज में आ जाती है ना। साथ ही साथ देखिए, इस स्टेज का नाम है मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। तो बच्चे के सामने जो चीज़ें रहती हैं, यानी कि जो चीज़ें उसको दिखाई देती है, जिसको वो टच कर सकता है, उसके बारे में थिंकिंग कर पाता है ना। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 साल की रेशमा तर्क करता है कि
एक चौड़े ग्लास से एक लंबे ग्लास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक होता है ना। अब देखिए रेशम जो है कितने साल का है, 5 साल का है, तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि ये प्याजे की कौन सी स्टेज में होगा। मैंने आप लोगों को बताया जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है प्याजे की सेकेंड स्टेज, उसमें बच्चा कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है ना। यानी कि बच्चा प्याजे की कौन सी स्टेज में, सेकेंड स्टेज में है। ठीक है, अब यहाँ पर रीजन क्या दे रखा है, तर्क क्या दे रखा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, यानी कि प्याजे की थर्ड स्टेज में रहता है, तब वो तर्क भी कर लेता है और चीज़ों को व्यवस्थित एक क्रम में, एक ऑर्डर में लगा भी लेता है। तो आर तो यहाँ पर आपका गलत दे रखा है ना। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में आर आपका बोल रखा है कि सही है, तो ये ऑप्शन तो आपका दोनों यहाँ से हट गए, है ना। अब हमें थर्ड और फोर्थ में बताना है ना। देखिए ए क्या है आपका, जब बच्चा 5 साल का होता है तो वो क्या करता है, कंजर्वेशन, संरक्षण जो है नहीं कर पाता है। संरक्षण आपका क्या होता है बेसिकली, जैसे कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, एक चौड़े ग्लास में पानी है, ठीक है, यहाँ पर एक चौड़े ग्लास में पानी है और एक लंबे ग्लास में पानी है ना। अब बच्चा क्या कहेगा कि इस लंबे ग्लास में पानी की मात्रा जो है अधिक है, ठीक है, इन दोनों में जबकि पानी की मात्रा क्या है, वो सेम है, ठीक है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, बट बच्चा जो है संरक्षण नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर वो सोच रहा है कि जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी अगर हम साइज में चेंज करते हैं, है ना। तो बच्चा जो है संरक्षण नहीं कर पाता है, कंजर्वेशन जो है नहीं कर पाता है, कब, जब वो प्याजे के सेकेंड स्टेज में रहता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहता है। तो ए क्या है आपका यहाँ पर सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, अब आपका यहाँ पर लेव वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करते हैं, बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाती है। तो देखिए जो लेव वाइगोस्की है ये किसकी बात करते हैं, समाज में इंटरेक्शन के थ्रू जो है सीखने की बात करते हैं, अंतःक्रिया की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी आपके लेव वाइगोस्की ने दिया है, बट इसकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। खोज विधि की यहाँ पर बात नहीं हुई है, और अनुकूलन आपके जो है व्यवहारवादी लोगों से संबंधित होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, अंतः विषयकवाद, ठीक है, इंटरेक्शन की बात करते हैं आपके लेव वाइगोस्की, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली आज के क्लास में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जहाँ से कि आपके एग्जाम में ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, जैसे कि जीन प्याजे हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, तो यहाँ से तो आप मान के चलिए कि आपसे 5 से 6 नंबर जो है फिक्स है, कोहल वर्ग हो गए आपके, है ना। तो इनको जो है आप एक बार अपने एग्जाम में जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा, ठीक है, भाषा, देखिए जो लेव वाइगोस्की किन चीज़ों की बात करते हैं, समाज से सीखने की बात करते हैं, कल्चर से सीखने की बात करते हैं और लैंग्वेज से सीखने की बात करते हैं ना। यानी जो लेव वाइगोस्की वो क्या कहते हैं, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके कल्चर संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साथ ही साथ जो उसकी भाषा होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी लेव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन बने। ये समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे, SCL, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, भाषा के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है, तीसरे वाले के बारे में, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात आपकी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। जो लैंग्वेज होती है वो क्या कहती है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होती है, देखिए नियमित नहीं करती है, ठीक है, क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं होती, तो ये कहना भी गलत है। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर हटेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है ना। जो गिफ्टेड चाइल्ड है, ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी IQ को मापे तभी हमें पता चलेगा कि बच्चा गिफ्टेड है ना, ठीक है। और यहाँ पर रीजन क्या दे रखा है, ऑब्जेक्शन आपका ये दे रखा था, रीजन दे रखा है, प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्व और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो क्या करता है, विभिन्न शक्तियों को, ठीक है, उसकी जो उसके अंदर क्या होती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है ना, चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से वो सोच पाता है, क्योंकि वो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, अच्छी तरीके से सॉल्व करता है, बहुत ही
तेज गति के साथ में वो चीज़ों को सॉल्व करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, विभिन्न शक्तियाँ होती है, व्यक्तित्व और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अजर्सन भी सही है और रजन भी इसका सही दे रखा है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे चाहिए, है ना। अब देखिए जो ले वाइगोस्की है, ये 3 प्रकार की स्पीच की बात करते हैं। कौन कौन सी, आपकी सोशल स्पीच, ठीक है। पहला आपका हो गया सोशल स्पीच, यानी बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है। दूसरी इन्होंने कौन सी स्पीच बताई है, प्राइवेट स्पीच, है ना, यानी बच्चा क्या करता है, खुद से बात करता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद से कभी कभी बात करते हैं, जैसे कि अरे ये काम मैंने कैसे कर दिया, ये क्या हो गया, है ना। तो वो क्या करते हैं, खुद से बात करके अपनी सोच को विनियमित करते हैं, है ना, एक दिशा देते हैं, है ना। तो इसके बारे में कौन का है, आपके ले वाइगोस्की। और आपका थर्ड होता है साइलेंट इनर स्पीच, है ना, साइलेंट इनर स्पीच, जिसके बारे में कौन बताया, आपके ले वाइगोस्की ने। ये क्या कहते हैं कि जब जैसे कि हम लोग हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के माइंड में क्या चल रहा है ये सामने वालों को पता नहीं चलता है, यानी हमने चीज़ें अब मन में ही सोच लिया है ना। यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, चीज़ें मन में ही सोच लेते हैं, सामने वालों को पता भी नहीं चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है ना। तो साइलेंट इनर स्पीच, यानी खुद अंदर ही सोच लेना उस चीज़ को, है ना। तो 3 प्रकार की जो इन्होंने स्पीच बताई हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइवेट स्पीच हो जाएगा, जब बच्चा खुद से बात करे, ठीक है, बोल बोल कर, जोर जोर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सी स्पीच हो जाएगी, सेकंड वाली प्राइवेट स्पीच हो जाएगी, जिसको आप निजी वार्ता कह लीजिए, व्यक्तिगत वार्ता कह लीजिए, हिंदी में कई नाम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप जो वर्ड होते हैं मेन उनको इंग्लिश में ही याद करके रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि हिंदी में अलग अलग जो है ये लोग सीटेड वाले मतलब नेम चेंज कर करके देते हैं। तो आप लोग इंग्लिश में ध्यान में रखिएगा प्राइवेट स्पीच, ठीक है। अब देखिए ले वाइगोस्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया किसका उदाहरण, प्राइवेट स्पीच का उदाहरण है, निजी वाक का उदाहरण है ना। अब देखिए इसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चा क्या करता है, अपने आप को दिशा देता है एक तरीके से, ठीक है, अपने आप अपनी सोच को क्या करता है, विनियमित करता है, ये क्या होती है, अच्छी चीज़ होती है। तो इसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है निजी वाक बढ़ावा देना, तो यही बात आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी हतोत्साहित दे रखा है इसको। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, आत्म केंद्रित भाषा, ठीक है। अब देखिए जो ले वाइगोस्की हैं, जब बच्चा खुद से बात करता है तो उसको ये प्राइवेट स्पीच कहते हैं, बट जो जीन प्याजे हैं, है ना, वो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, आत्म केंद्रितता, ईगोसेंट्रिक कहते हैं, है ना। तो जीन प्याजे अगर लिख दें यहाँ पर तो आप लोग इसके साथ में जाएंगे, ठीक है, बट अगर ले वाइगोस्की लिखा हुआ है तो इसके साथ में जाएंगे, ठीक है। बेसिकली आपका ले वाइगोस्की से ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, बट सीटेड वालों का क्या भरोसा, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। गुलाबी रंग को लड़कियों और नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना डैश का उदाहरण है ना। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर पिंक कलर को क्या करते हैं हम लोग, लड़कियों के साथ में रिलेट कर देते हैं कि पिंक कलर लड़कियों को ज़्यादा पसंद आता है, और जो ब्लू कलर है उसको क्या करते हैं कि लड़कों को ज़्यादा पसंद आता है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी जेंडर को एक विशेष रंग के साथ में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि सभी लड़कियों को पिंक कलर ही पसंद है, ऐसा भी नहीं है कि सभी लड़कों को ब्लू कलर भी ही पसंद आए, किसी को भी कोई कलर पसंद आ सकता है, बट हम क्या करते हैं, जो हमारा समाज है वो चीज़ें बना दिया है कि नहीं, पिंक कलर लड़कियों के लिए है, जो ब्लू कलर है वो लड़कों के लिए, है ना। इसी तरह जो है घर के काम लड़कियां करेंगी, बाहर के काम जो है लड़के करेंगे। तो ये क्या किया है, हमारा समाज बनाया हुआ है, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप है ना, जो हमारे समाज में पहले से धारणाएं चली आ रही हैं उसी को फॉलो करना, ठीक है। ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, ये किसका उदाहरण है, जेंडर स्टीरियोटाइप का, लैंगिक रूढ़िबद्धता का। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर समता का उदाहरण नहीं है, ठीक है। समता का मतलब क्या होता है, एज पर नीड, जिसको जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। तो अभी तो जो है हमारे समाज में क्या कहता है, लड़कियों को ही घरों के काम दिए जाते हैं, तो यहाँ पर तो है नहीं कि लड़के भी घर के काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे जो चीज़ें वो चेंज हो रही हैं, नहीं तो पहले अगर देखें तो पहले लड़की जो होती थी तो उसको लोग घरों के ही काम दे देते थे, पढ़ने नहीं जाने देते थे, है ना।
तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही है। जेंडर समानता का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, जेंडर सशक्तता का भी नहीं है। यहाँ पर जो सबसे सही है आपका, ये किसका उदाहरण है, जेंडर स्टीरियोटाइप का, है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता को दर्शा पाए। ठीक है, बात तो आपकी सही लग रही है, बट रीज़न भी देख लेते हैं यहाँ पर। शिक्षकों की बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यताएं वो बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। ये बात भी जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो एक शिक्षक की अपेक्षाएं होती हैं बच्चे से, वो क्या करती हैं, बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होती है, बच्चे के जो है जीवन पर बहुत ही इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती हैं, है ना। तो ये क्या है, दोनों की दोनों बातें आपकी क्या है यहाँ पर सही है। शिक्षक को ऐसा सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें कि सभी बच्चे जो है सीख पाएँ, सभी बच्चों की मूल्य को, सामाजिक विभिन्नता को, धार्मिक विभिन्नता को महत्व दिया जाए। ठीक है, बच्चा क्या हो, इम्पोर्टेंट समझा जाए। तो दोनों की दोनों बातें आपकी यहाँ पर सही है। ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेट करके बना है। एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विद्यालयी पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाए। देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये कभी भी प्रतिबंधित, रोक लगाने की बात या फिर अलग करने की बात नहीं करेगी। ये किसकी बात करती है, समाहित करने की बात करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है आपकी, कि हमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ क्या करना है, समाहित करना है, समाहित करके इंक्लूड करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और वो भी कैसे, एज पर नीड। ठीक है, समता के आधार पर जो है एजुकेशन देनी है। इसका मतलब क्या हो गया, एज पर नीड, जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, बट एक ही क्लासरूम में, एक ही विद्यालय में जो है उसको एजुकेशन प्रोवाइड की। जैसे कि अगर आपके जो है स्कूल में एक दृष्टिबाधित छात्र है तो उसके सामने क्या कीजिए, आपको जो है स्पर्श करने वाली चीज़ें उपलब्ध कराइए, उसको ब्रेल लिपि आपका हो गया, ठीक है, या फिर जो ऑडियो चीज़ें होती हैं वो उसको उपलब्ध कराइए। ठीक है, इसी तरह अगर एक श्रवण बाधित छात्र है तो उसके लिए क्या कीजिए, आप चित्रात्मक चीज़ों का जो है उसके सामने प्रस्तुतिकरण कीजिए। ठीक है, चित्रात्मक चीज़ें उसके सामने प्रस्तुत कीजिए, या फिर जो मशीन होती है वो ला करके दीजिए। तो बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में चेंज लाइए, अपने तरीके में चेंज लाइए, क्योंकि बच्चा जो है सिस्टम के लिए बना है, सिस्टम बच्चे के लिए नहीं बनाया है ना। यही बात क्या कहती है आपकी समावेशी शिक्षा। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया यहाँ पर सब के सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक है, तो चीज़ों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एग्जाम में अच्छा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन करने से, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से क्या होता है, वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं, बट ठीक है, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे भागेंगे उनका जो है यहाँ पर प्रॉब्लम होगा एग्जाम में। आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान दीजिए, आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, ये मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। मान लीजिए आपने एक दिन में 50 क्वेश्चन भी कर लिया और आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो वो कोई काम का नहीं है आपका, है ना। और आपने एक दिन में 10 ही क्वेश्चन किए बट आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को जो है आप लोगों को फॉलो करने के लिए कहती हूँ, और ख़ुद भी मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, तभी मैंने अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, अगर चाहो तो आपकी अपनी पर्सनल भी हो सकती है कुछ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या है, तो प्रतिबंधित करने की बात तो ये करेगा नहीं। समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। देखिए बाधा और रुकावट फिर से आ गया, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए विद्यालय में संबोधित किया जाता है। यही बात क्या कहती है आपकी समावेशी शिक्षा कहती है। बच्चे में बहुत सारी विभिन्नता हो सकती है, सामाजिक विभिन्नता हो सकती है, आर्थिक विभिन्नता हो सकती है, ठीक है, सांस्कृतिक विभिन्नता भी हो सकती है, धार्मिक विभिन्नता भी हो सकती है। इवन बच्चे के अंदर भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता भी है ना। प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, तो उसको क्या करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, उसको एक एसेट, संसाधन के रूप में यूज करना चाहिए। यही बात क्या कहती है आपकी समावेशी शिक्षा कहती है, समावेशी क्लासरूम कहती है। समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है, क्योंकि समावेशन में केवल वे ही लाभान्वित होते हैं, नहीं, सभी प्रकार के बच्चे जो है इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपके यहाँ पर गलत है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है, उनके लिए अलग संकाय बनाकर। देखिए
यहाँ पर किसकी बात है, ये समायोजन की। ठीक है, फिर से जो है अब बच्चों को हमें क्या करना है, अलग नहीं करना है, हमें क्या करना है, उनको समाहित करना है, क्योंकि समायोजन का मतलब क्या होता है, समाहित करना। ठीक है, तो अलग फिर से यहाँ पर गलत। उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना, ये भी गलत। ठीक है, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करना, उपेक्षा करना क्या होता है, गलत होता है। हमें क्या करना है, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को महत्व देना है। ठीक है, उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके और उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर, देखिए ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चों से क्या करिए आप जो है इमोशनली रूप से कनेक्ट होइए, क्योंकि टीचर जब बच्चों से इमोशनली रूप से कनेक्ट होता है तो बच्चा उनके सामने जो है अपनी प्रॉब्लम रखता है, सारी चीज़ों को बताता है ना। तो आप क्या कीजिए, बच्चे के सामने जो है अपनेपन की भावना पैदा कीजिए, साथ ही साथ जो है उसमें आत्मविश्वास बढ़ा करके कि बच्चा जो है बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, अगर आप उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे लेवल को, तो बच्चा जो है अच्छा स्कोर कर सकता है, वो किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्न में से कौन सा कक्षा कक्षीय प्रावधान के विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। मैंने आप लोगों को भी बताया कि अगर बच्चा दृष्टि बाधित है ना, तो उसके लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, देखिए फिर से मैंने आप लोगों को बताया, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड वाला, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिष्ट करना। मैंने आप लोगों को भी बताया कि बच्चा जो है दृष्टि बाधित है यहाँ पर, तो उसके सामने क्या करना चाहिए, हमें मौखिक चीज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए या फिर ऑडियो चीज़ें। ठीक है, सुनकर बच्चा सीख सकता है, क्योंकि वो दृष्टि बाधित है, देख कर नहीं सीख पाएगा, बट सुन तो सकता है ना। तो ये बात तो आपके यहाँ पर सही है। बहुत से दृश्यिक प्रस्तुतिकरण, देखिए ये बात कहना आपके यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो उसके सामने अगर हम दृश्य का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो ये तो आपका गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन तो आपका यहाँ पर गलत है। अब थर्ड जिस भी ऑप्शन में आपका यहाँ पर दे रखा है वो ऑप्शन तो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया, है ना। अब हमें फर्स्ट और जो है फोर्थ में चेक करना है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, बच्चा दृष्टि बाधित है, आपने देखा ही होगा जो बच्चे डिसेबल होते हैं उनको एग्जाम में भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये भी बात आपकी यहाँ पर सही है, तो फोर्थ तो आपका सही होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, और सेकंड भी क्या है आपका, सेकंड भी आपका यहाँ पर सही। मैंने अभी आप लोगों को बताया मौखिक व्याख्या करनी चाहिए बच्चे के सामने, तो सेकंड सिर्फ और सिर्फ इसमें ही दे रखा है। तो इसके हिसाब से हमें पता चल गया क्या होगा हमारा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन फोर्थ वाला सही होगा। ठीक है, अगर आपको एक दो ऑप्शन नहीं भी पता है तो भी इस तरीके से एलिमिनेट करके ऑप्शन को आप पता कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना। हालांकि 150 मिनट होते हैं और 150 क्वेश्चन ही आपके होते हैं, बट जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो इसलिए टाइम जो है कम पड़ जाता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि स्मार्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करें और अपने राइट आंसर तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला सही था। ठीक है, प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करके, ये भी बात क्या आपकी सही होगी, बच्चा क्या दृष्टि बाधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। ये बात आपकी बिल्कुल सही है ना, क्योंकि जब बच्चा चीज़ों को विभिन्न तरीकों से सोचेगा, है ना, कई डायरेक्शन में सोचेगा, यानी अब बच्चा क्या करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, अपसारी चिंतन करेगा। ठीक है, और ये क्या होती है आपकी बेस्ट होती है, अच्छी होती है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या करता है, एक ही जो है समस्या के कई सारे समाधान बताता है, तो बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो क्या होती है, विकसित होती है ना। अब देखिए उन्हें उत्तर रटने के लिए कहना, तो इससे तो बच्चा सिर्फ रटेगा उत्तरों को। ठीक है, निष्क्रिय रहेगा, एक्टिव तो रहेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका यहाँ पर। प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछना, यानी जो बच्चे ने रट रखा है उस पर आधारित प्रश्न पूछना, तो ये भी रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देगा। बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होंगे आपके, जैसे कि इस टाइम अभी आप सॉल्व कर रहे हैं जैसे, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये तो खैर आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ हो रही है, बट अगर आपका जो है कोई अदर एग्जाम होता है, जैसे कि यूपी टेट का एग्जाम ले लीजिए, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि जीन पियाजे ने कितने स्टेजेस दी, तो आप वहाँ पर अगर आपको पता होगी तो बता देंगे, नहीं पता होगी तो फिर उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे को राइट आंसर पता होता है उस पर क्या करता है, टिक करता है और आगे बढ़ जाता है ना। तो इसमें भी बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग तो निकल के सामने आई नहीं, है ना, बच्चा सोच तो नहीं रहा है यहाँ पर।
तो तीनों बातें आपकी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की क्लास कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए आज की क्लास जो है आप सभी के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपके यहाँ पर कवर कराए हैं। और ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही कम क्वेश्चन थे, कम क्वेश्चन नहीं थे फ्रेंड्स। इनसे रिलेटेड जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताया, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से आप जो है कम से कम 5 से 6 नंबर अपना जो है अपने एग्ज़ाम में जो चीज़ें मैंने बताई है उन्हीं चीज़ों के थ्रू आप कर ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि लेव वाइगोस्की हो गए, आपके जीन प्याजे हो गए, यहाँ से तो आपके 5-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने चीज़ें बताई है, अगर इनको भी ध्यान में रखेंगे तो भी जो है आप अपने एग्जाम में ईजिली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके पहले की जो क्लासेस है वो भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और देखिए आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे जो है पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो पीडीएफ आप लोगों को मैं डेली टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देती हूँ। और जो क्लासेस का टाइम है आपका डेली 12 PM है ना। तो 12 PM पे आप लोग डेली क्लास को जरूर देखिए और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो हैंड रिटन नोट्स है जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाए गए हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर सीटेड एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के। और ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए कोई पेड चार्ज करना है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आप लोग उन नोट्स को जरूर पढ़ें। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया हुआ। जो भी अभ्यर्थी नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि जो है कुछ लोग हाउस वाइफ हैं या फिर जो है कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं बाहर जा कर के। तो आप सभी के लिए यहाँ पर मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। तो अगर आपने उन नोट्स को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर रीड करें। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।